जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि में रॉलेट एक्ट की तो बात आपने कही। और रॉलेट एक्ट ये जो मुख्य रूप से था, ये रॉलेट एक्ट मुख्य रूप से जो सामने आया था, वो सेडिशन के विरोध में उसको लाया गया था, ब्रिटिश के अपने तरीके से। और इसके बारे में जब महात्मा गांधी को पता चला, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इसके विरोध में सत्याग्रह होना चाहिए। और महात्मा गांधी उस समय तक राष्ट्रीय पटल पर आ चुके थे, और इस प्रकार के किसी भी कानून का विरोध करना, ये उनके लिए एक आंदोलन का विषय था। जैसे आपने कहा, देश में आंदोलन तीव्रता पकड़ रहा था, पर अभी तक जो आंदोलन का स्वरूप था, उसमें केवल एलीट लोगों का ही भागीदारी थी। और इसमें जब गांधी जी ने कहा कि हम इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल को देश भर में हड़ताल करेंगे, तो वो एक नौजवानों के लिए और देश की आज़ादी के लिए अपना त्याग देने वाले लोगों के लिए एक बहुत आशा की उम्मीद के रूप में आया। खैर, इसी बीच फिर जगह-जगह कई जगह हिंसाएँ होने लग गई, और उसमें उसको दबाने के लिए कई दूसरे प्रकार के हथियार हथकंडे ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से इस्तेमाल किए, जिसका सबसे खराब उदाहरण जलियांवाला बाग में दिखता है, जो मेरे ख्याल से पूरे मानवता के इतिहास में एक बहुत बड़ा कलंक है। अब इसके बाद महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया, वो सत्याग्रह का था। और ये इसी पृष्ठभूमि में जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सरकार इतनी क्रूरता से हमारे आंदोलन को कुचलती है, तो उन्होंने एक पूरा देशव्यापी आंदोलन का जो कॉल दिया 1920 का, वो मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था। और सबसे मुख्य बात जो मैं इसमें देखता हूँ, क्योंकि हमारे आज़ादी के आंदोलन की जो सीढ़ियाँ थी, वो एक के बाद एक कैसे बनी, और 1920 उसमें एक बहुत बड़ा कदम था। किस प्रकार से कि अभी तक जो देश के लिए काम कर रहे थे, कुछ संभ्रांत लोग या तो पिटीशन लिख रहे हैं या लेटर्स लिख रहे हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य पार्टी कांग्रेस में भी आम लोगों की सदस्यता बहुत कम थी। तो यहाँ महात्मा गांधी एक तिलक स्वराज फंड की शुरुआत करते हैं। फिर 4 आना की मेंबरशिप गांव के दूसरे लोगों के लिए शुरू करते हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आंदोलन कोई अचानक अचानक एक जगह से दूसरी जगह तक परिवर्तित नहीं हो गया। इसके पीछे जो राष्ट्रीय नेतृत्व अभी गांधी जी के हाथ में था, और जो जनता का प्रतिसाद था गाँव में, शहरों में, समाज के अलग तबकों में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण था। और ये जलियांवाला बाग के पृष्ठभूमि में जो सकारात्मक चीज़ हुई, कि अब आंदोलन का स्वरूप 2 प्रकार से बदल गया। एक तो ये पूरा विशाल होता गया, और दूसरा, उसमें आम लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती गई। खैर, मैं आगे की यात्रा पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जलियांवाला बाग के पृष्ठभूमि में 1920 और इस आंदोलन को देखना एक तरह हमारे लिए जरूरी भी है। और दूसरी तरफ आपने जहाँ बात की कि क्या हम आज उसी जगह पे पहुंच गए हैं, तो निश्चित रूप से फिर आज़ादी के आंदोलन में 1930 दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी के बीच में जो एक बड़ी कल्पना आई, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की जो किताब है, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, नए मूल्यों को, नए प्रकार को हम स्वीकार कर रहे हैं। और उसी में से बाद में चलकर भारतीय संविधान आता है। अब सवाल उठता है कि जहां एक तरफ कुछ लोग इस प्रकार की मूल्यों को कह रहे थे कि जहाँ स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, बंधुता होगी, दूसरी तरफ वो राजनीति थी जो संकीर्ण राजनीति थी, जो पुरानी व्यवस्था से की विचारधारा को आधुनिक समाज पर लादना चाहती थी। पुरानी व्यवस्था से मेरा मतलब है जमींदारी, राजाशाही, उस समय जो समाज के सिद्धांत होते थे, उन सिद्धांतों को लेकर उन्हीं तबकों में से वो राजनीति निकली, जिसने धर्म के आवरण में राष्ट्रवाद को रखा। और ये धर्म के आवरण वाला राष्ट्रवाद आज सिर चढ़कर बोल रहा है। तो आपने जो बुलडोजर की बात की, मैं उसको उस राष्ट्रवाद से जोड़ूंगा जो संकीर्ण है, जो पुरा सामंती मूल्यों को, सामंती सामाजिक संबंधों को पुनर्स्थापित करना चाहता है, और उसी के साथ समाज के कॉरपोरेट को एक बड़ी मजबूती देना चाहता है। तो इसलिए आज
अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से हमारे जो पूरे इंडाइसेस हैं, स्वतंत्रता के, प्रेस फ्रीडम के, धार्मिक स्वतंत्रता के, डेमोक्रेसी के इंडेक्स और इसी के साथ-साथ हमारे जो जीवन यापन के मानदंड हैं, जो गरीबी से जुड़े हुए हैं, ये सब लगातार गिरते जा रहे हैं। तो बुलडोज़र को मैं एक आइसोलेशन में नहीं देखता। बुलडोज़र जो है, वो उस राजनीति का भाग है, जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांतों के पूरी तौर से विरोध में खड़ी थी। और ये वो उन सिद्धांतों को ही लेके चलती है, जिसमें अधिनायकत्व, अथॉरिटेरियनिज़्म बहुत मज़बूत होता है। तो जहाँ हम आज जलियांवाला बाग को याद रख रहे हैं, हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि एक जो राजनीतिक प्रभाव उस समय था, जो इस प्रकार के आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में भी जिसने भाग नहीं लिया, राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों से जिसकी कोई समानता नहीं थी, वो मूल्य आज फिर से समाज पर हावी हो रहे हैं। इसलिए एक तरफ जलियांवाला बाग है और एक तरफ बुलडोज़र है। इनके बीच का जो संबंध मैं इस रूप में देखता हूँ कि वो मूल्य जो आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ थे, आज़ादी के आंदोलन में नहीं जुड़े, वो मूल्य आज समाज पर हावी हो रहे हैं। इसलिए जलियांवाला बाग एक तरफ है, जिसकी आज जिसका दिन है, और दूसरी तरफ बुलडोज़र के साथ-साथ वो जो भी प्रतीक बुलडोज़र खड़ा करता है, वो है हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, सिविल लिबर्टीज़, नागरिक अधिकार, उन सब का हनन जो जिसका प्रतीक जलियांवाला बाग के रूप में था, उनका पुनर्प्रवेश हमारे राजनीतिक जीवन में किया जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे